ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवीय भावनाओं और दुविधाओं का एक बहुत गहरा चित्रण है। बिल्कुल। इसमें दिव्य वरदान है, प्रेम है, वचन है। और उन वचनों को तोड़ने का अंजाम भी है। हाँ, तो चलिए समर प्रधान के इस अनोखे सफर में उसके साथ चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शाम से। समर प्रधान अपने गांव के दो बुजुर्गों के साथ पास के गांव से एक भोज में शामिल होकर लौट रहा था। अच्छा। और तीनों ने खूब शराब पी रखी थी। अब समर जवान था तो जाहिर है वो लंबे लंबे कदम बढ़ता हुआ वो आगे निकल गया होगा। हाँ, वो उन बुजुर्गों से काफी आगे निकल गया। और चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचता है। और तभी जैसे कोई तूफान आया हो, एक बेहद खूबसूरत युवती उसके सामने आ खड़ी होती है। समर तो उसे देखकर मतलब एकदम हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो युवती समर का रास्ता रोक लेती है और उससे एक मदद मांगती है। क्या मदद? वो पास में शाल के पत्तों पर लेटी एक बच्ची की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसे माता आई है। माता मतलब चेचक की बीमारी? चेचक। और वो कहती है कि अगर समर मंत्र पढ़कर फूंक दे तो वो बच्ची ठीक हो जाएगी। लेकिन समर तो उसे ये सब आता था, पर उसके मन में डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि इस घने जंगल में रात के समय ये खूबसूरत औरत और ये बच्ची कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं। सही बात है, डरना तो स्वाभाविक है। और एक डर और भी था, वो ओझा या गुनिया नहीं कहलाना चाहता था। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प बात है। उस जमाने में लोग ओझाओं से डरते तो थे, पर मन ही मन उनसे नफरत भी करते थे। क्यों? कोई भी अनहोनी हो तो पहला शक उन्हीं पे जाता था। तो वो एक अजीब सी स्थिति में जीते थे। लोग मदद के लिए आते भी थे और उन्हीं से डरते भी थे। अच्छा। तो समर इस सब में नहीं पड़ना चाहता था। वो उसने साफ मना कर दिया। क्या कहकर? उसने कहा कि उसे झाड़ फूक नहीं आती और वो आगे बढ़ गया। पर कुछ दूर चलने पर उसे एक और वैसी ही सुंदर युवती मिलती है। उसी बच्ची के साथ? हाँ, उसी बच्ची के साथ। और वो भी वही मदद मांगती है। समर उसे भी मना कर देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। और ये सिलसिला चलता रहता है। जी। एक एक करके समर को कुल 7 युवतियां मिलती हैं और हर बार वही बच्ची, वही विनती। और समर हर बार इनकार कर देता है? हर बार। ये 7 का आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है हमारी परंपराओं में। सप्तऋषि, 7 फेरे, ये एक संकेत था कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। बिल्कुल। जब 7वीं युवती समर को रोकती है और वो उसे भी मना कर देता है, तब वो युवती उसे एक रहस्य बताती है। क्या? वो कहती है, हम 7 बहनें हैं और हम इंसान नहीं, देवियां हैं। अच्छा। तुम एक खास नक्षत्र में पैदा हुए हो, इसलिए केवल तुम ही इस बच्ची को ठीक कर सकते हो। तो ये एक तरह से उसकी परीक्षा थी। हाँ, वो देवियां उसे बताती हैं कि वो धरती पर वसंत रोग यानी चेचक को ठीक करने का मंत्र सिखाने आई हैं, ताकि इंसानों को बचाया जा सके। और इस काम के लिए उन्होंने समर को चुना है। तो वो उसे मंत्र सिखाने और एक वरदान देने का प्रस्ताव रखती हैं। जी। वरदान ये था कि समर जो चाहे वो बन सकता है, लेकिन एक शर्त थी। और शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि ये वरदान सिर्फ और सिर्फ उसके अपने काम के लिए था। मतलब? देवियों ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम किसी और की बातों में आकर या किसी और की इच्छा पूरी करने के लिए इस वरदान का इस्तेमाल करोगे तो हम तुमसे ये सारे मंत्र वापस छीन लेंगे। ये तो बहुत बड़ी शर्त थी। मतलब शक्ति दी, पर उसे एक लक्ष्मण रेखा में बांध दिया। बिल्कुल। समर मान जाता है। फिर 7 बहनें उसे एक एक करके मंत्र सिखाती हैं। और मंत्र सीखते ही समर उस बच्ची पर फूंक मारता है और बच्ची चमत्कारिक रूप से तुरंत ठीक हो जाती है। इसके बाद वो 7 बहनें और बच्ची वहां से गायब हो जाती हैं। वाह। कुछ दिनों बाद समर के गांव में चेचक की महामारी फैल जाती है। लोग तड़प रहे थे। जैसा कि देवियों ने शायद अंदेशा जताया था। हाँ। तब समर आगे आता है और अपने सीखे हुए मंत्रों से एक एक करके पूरे गांव को ठीक कर देता है। तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। बिल्कुल। और देखते ही देखते उसकी ख्याति एक चमत्कारी ओझा के रूप में दूर दूर तक फैल जाती है। लेकिन कहानी में एक मोड़ और था। जी, कहानी में प्रेम का प्रवेश होता है। समर पास के कलारी गांव की एक लड़की मंदार से प्रेम करता था और वो अक्सर रात में उससे मिलने जाया करता था। और यहीं से मुझे लगता है उसके जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है। हाँ, एक दिन कलारी गांव में कुछ ऐसा होता है जो समर की जिंदगी की पूरी दिशा बदल देता है। क्या होता है? गांव के कुछ लड़के मंदार के शराबी पिता से सलप के पेड़ से ताड़ी पीने के लिए मांगते हैं। सल्प का पेड़ जिससे ताड़ी बनती है। जी। लेकिन वो नशे में धुत होकर उन्हें मना कर देता है। अच्छा। अब उन लड़कों को अपना अपमान महसूस हुआ। उनमें से एक ओझा था। एक और ओझा? हाँ, वो मंत्र पढ़कर रात ही रात में मंदार के पिता का पूरा सल्प का पेड़ गायब करके अपने बगीचे में लगा लेता है। मरे?
ये तो शक्ति का सरासर दुरुपयोग है। मतलब देवियों ने समर को जिस बात के लिए चेताया था, ये ओझा ठीक वही कर रहा है। बिल्कुल। अगली सुबह जब मंदार के पिता का नशा उतरता है और वो अपना पेड़ गायब पाता है, तो वो गुस्से से भर जाता है। वो उस दूसरे ओझा के घर पहुंचता है और वहां अपना पेड़ देख लेता है। अब उसे बदला लेना था। तो उसने क्या किया? उसकी नजर उस ओझा के बगीचे में लगे एक विशाल कटहल के पेड़ पर पड़ती है और वो ठान लेता है कि उसे ये पेड़ चाहिए। लेकिन कैसे? वो तो ओझा नहीं था। यहीं पर कहानी में मंदार का किरदार आता है। अच्छा। उस रात जब समर मंदार से मिलने जाता है तो मंदार बहुत चुप और उदास होती है। उस समर से अपने सिर पे हाथ रखकर कसम खिलवाती है। कसम किस बात की? कि वो जो मांगेगा समर उसे पूरा करेगा। समर जो प्रेम में अंधा था, वो बिना सोचे समझे 3 बार कसम खा लेता है। और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हाँ, तब मंदार उसे सारी कहानी बताती है और अपने पिता के लिए उस कटहल के पेड़ को लाने की जिद करती है। अब समर एक भयानक दुविधा में फंस गया। बिल्कुल। उसे देवियों का दिया वचन याद आता है। एक तरफ देवियों को दिया वचन, उसका धर्म, और दूसरी तरफ उसका प्रेम मंदार, जिसे वो कसम दे चुका है। वो क्या करता? अगर वो वरदान का उपयोग करता तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी। और अगर नहीं करता तो वो मंदार को खो देगा। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। बहुत सोचने के बाद समर प्रेम को चुनता है। हाँ, वो फैसला करता है कि भले ही मंत्र चले जाएं, पर वो मंदार को नहीं छोड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय था। उसने जानबूझकर अपने वचन को तोड़ने का फैसला किया। उसी रात वो मंदार के पिता को बुलाता है, उस जगह पर खड़ा होता है जहां पेड़ को लाना था, और देवियों के दिए वरदान का इस्तेमाल करता है। हाँ, मंत्र पढ़कर पलक झपकते ही उस विशाल कटहल के पेड़ को वहां ले आता है। तो उसने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल एक सांसारिक इच्छा के लिए कर लिया। जी, और मंदार का पिता खुश होकर अपनी बेटी की शादी समर से कर देता है। तो समर को उसका प्रेम मिल गया। हाँ, समर मंदार को लेकर अपने घर आ जाता है। कुछ दिन खुशी खुशी बीत जाते हैं। शायद समर को लगा होगा कि सब ठीक हो गया। लेकिन एक दिन समर जंगल जाता है और अचानक वही सातों बहनें उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और उसे घेर लेती हैं। हिसाब का समय आ गया था। हाँ, समर डर से कांपने लगता है। और वो देवियां एक साथ कहती हैं, समर तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुमने अपनी इच्छा पूरी ना करके दूसरे की इच्छा पूरी की। तुम दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। उनका तर्क देखिए, वो ये नहीं कह रही कि तुमने नियम तोड़ा, वो कह रही हैं कि तुम इन शक्तियों को संभालने के लायक नहीं हो। हाँ, वो कहती हैं, ऐसे में तुम इन शयों से किसी का नुकसान भी कर सकते हो, इसलिए हम ये मंत्र तुम्हारे पास अब और नहीं रहने देंगी। और मंत्र वापस लेने के लिए वो क्या करती हैं? देवियां कहती हैं कि मंत्र वापस लेने के लिए उसकी पाक नजर को नापाक करना होगा। पाक नजर को नापाक करना, इसका क्या मतलब हुआ? और ये कहकर सातों बहनें एक साथ अपने वस्त्र उतार देती हैं। क्या? हाँ, इस दृश्य को देखकर समर शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, उसकी नजर नापाक हो चुकी थी। जब वो आंखें खोलता है तो वो सातों बहनें वहां से गायब हो चुकी थी। और उनके साथ साथ समर को एहसास होता है कि वो देवियों द्वारा सिखाई गई सारी मंत्र विद्या भूल चुका था। उसे अपना प्रेम तो मिल गया, लेकिन दिव्य वरदान हमेशा के लिए उससे छिन गया था। तो ये थी समर प्रधान की कहानी, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि हर वरदान, हर शक्ति एक जिम्मेदारी के साथ आती है। बिल्कुल, समर ने प्रेम और वचन के बीच प्रेम को चुना, लेकिन उसकी कीमत उसे अपनी दिव्य शक्तियों को खोकर चुकानी पड़ी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या प्रेम के लिए किसी पवित्र वचन को तोड़ना सही है? या फिर क्या कुछ उपहार इतने अनमोल होते हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगाना चाहिए? मुझे लगता है ये सवाल ये लोग कथा अपने सुनने वालों के लिए ही छोड़ जाती है। सही कहा। ये हमें दिखाती है कि हमारे चुनाव कितने कठिन हो सकते हैं और उनके परिणाम कितने स्थायी। समर के पास जीवन भर मंदार का साथ भी रहा और अपनी खोई हुई शक्तियों का अफसोस भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।